नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आप में से काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि सर डिक्टेशन कैसे बोली जाती है। क्या डिक्टेटर वहां पर होता है, डिक्टेशन बोलने वाला कोई सामने से बोलता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट आपको डिक्टेशन बोली जाती है, या फिर साउंड के थ्रू साउंड सिस्टम होता है वहां से डिक्टेशन आती है। तो मैं आपको बता देता हूं, जी बिल्कुल साउंड सिस्टम होता है। आप जब डिक्टेशन रूम में एंटर करेंगे, जहां पर आपको डिक्टेशन लिखनी होगी, तो कहीं भी एक कॉर्नर पर साउंड सिस्टम रखा होगा। मुझे एमपीआर का पता है, ठीक है। रायपुर में होता है एमपीआर रीजन का जो हेड ऑफिस है एसएससी का, वो रायपुर में है। तो वहां पर एक लैब होती है, ठीक है, डिक्टेशन रूम होता है, वहां पर साउंड लगा होता है एक साइड पर, ठीक है। और लैपटॉप में एक सीडी चलाते हैं वो, ठीक है, कमीशन की तरफ से आती है, और वहां से आपको पूरे इंस्ट्रक्शन बोले जाते हैं। स्टार्टिंग में डेमो भी होता है, ठीक है, शायद 100 शब्दों का डेमो होता है। तो डेमो होता है जिससे कि आप जो डिक्टेशन बोलने वाला है उसकी भाषा से आप समझ लें कि उसकी आवाज कैसी है, ठीक है। तो देखिए सीडी से बोला जाता है, ठीक है, और सभी जगह पर मुझे लगता है अलग अलग सीडी प्रोवाइड की जाती होंगी, लेकिन जैसे हिंदी का डिक्टेशन है तो जैसा उनका बोलने का पैटर्न है वो सेम रहता है। वो कैसा रहता है, जैसा मैं आपको बोलता हूं। देखिए मैंने देखा है काफी लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफी चैनल भी हैं स्टेनो के, डिक्टेशन भी बहुत अच्छी बोलते हैं। मैं किसी की भी निंदा नहीं कर रहा, सभी बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन कुछ जो डिक्टेशन जो बोलते हैं तो वाक्यांश को, जैसे अगर आपकी स्टेनो अच्छी है तो आपको पता होगा वाक्यांश क्या होते हैं, जो हम मिला के लिखते हैं, किया जा रहा है, होता रहता है, ये सभी क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। तो यहाँ पर जो काफी जो डिक्टेशन बोलते हैं वो मिलाकर बोलते हैं, वो बहुत सही है, मिला के बोलना सही है, हमारी स्पीड भी एनहांस होती है। लेकिन वहां पर सारे शब्द अलग अलग बोले जाते हैं, ठीक है। कैसे बोले जाते हैं, जैसा कि मैं आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करा रहा हूं, बिल्कुल एज इट इज एक एक शब्द को अलग करके बोला जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का फायदा हो, आप डिक्टेशन लिखिए, ठीक है। मैं डिक्टेशन आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, हिंदी का डिक्टेशन। और बस थोड़ा सा मैं आपसे बोलता हूं कि उस पर अगर 3000 व्यूज हो जाएं और 300 लाइक्स आ जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। वैसे भी मैंने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं आपको डिक्टेशन बोल रहा हूं और बीच में कोई भी ऐड आके आपको परेशान कर दे, ठीक है। इसलिए मैंने अभी भी किसी भी वीडियो पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया हुआ है। तो अभी डिक्टेशन आने वाली है आपके लिए, ठीक है। जैसा मैं बोलता जाऊं वैसे ध्यान से सुनते जाना, वैसा ही इंस्ट्रक्शन बोला जाएगा वहां पर, और डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कीजिएगा और अच्छे से लिखो, अच्छी से प्रैक्टिस करो। आपको इस डिक्टेशन का जो पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अब अगली जो क्लिप है वो है आपकी डिक्टेशन की। नमस्कार दोस्तों, डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आदरणीय महोदय, हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धन का समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर आज भी भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सामने गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेकारी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर रूप से विद्यमान हैं। तब वहाँ इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है। संसद जब इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाती है और न्यायपालिका मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपनी समीक्षा शक्ति के बल पर इन कानूनों
को अवैध घोषित कर देती है तो उस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है। इस संबंध में अनुभव करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के न्यायिक निर्णय देश के आर्थिक सामाजिक विकास में गतिरोध के रूप में साबित होने लगते हैं, हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन निर्वाचित निकाय संसद एवं विधानमंडल जन इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते रहे हैं एवं जनमत तथा जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली संसद द्वारा इन्हीं जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार दे देती है, तब क्या न्यायपालिका की इस पुनरावलोकन शक्ति से जन इच्छाओं का अनादर नहीं होता है? क्या ऐसा करने का उसे अधिकार है? क्या न्यायपालिका की शक्ति जनशक्ति से ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है अथवा न्यायपालिका? जब सारी शक्ति का विश्वास था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद, जो कि जन निर्वाचित निकाय है, उसकी भूमिका प्रथम होनी चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका गौण। राजनीतिक व्यवस्था और न्यायपालिका की व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। सभाध्यक्ष जी, अब मैं छठवां प्रश्न जो शिक्षा विभाग के बारे में करना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ाई की स्थिति यह है कि पाठशाला में बच्चों को छोटे छोटे कमरों में दरी पर बैठना पड़ता है। अनुभव यह है कि जहाँ पाठशाला है वहाँ अध्यापक नहीं है, जहाँ अध्यापक हैं वहाँ चौक नहीं है, जहाँ चौक है वहाँ डस्टर नहीं है, जहाँ चौक और डस्टर हैं वहाँ अध्यापक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पाठशालाओं में अध्यापक, चौक, डस्टर, दरी की व्यवस्था की जाए। सभाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय सन 1967 से संचालित है। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय नहीं है। उन्हें माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 कोस की दूरी तय करनी पड़ती है। जब माध्यमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की आबादी करीब करीब 6000 है। यहाँ पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग काफ़ी समय से चली
आ रही है, किंतु आज दिनांक तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय